मैं देख रहा हूँ, आप लोगों में से 77% लोग मेरे वीडियोस देख तो रहे हो, पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। बहुत गलत बात है। जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उनको मैं बस ये कहना चाहूँगा कि एक बार एक बच्चे ने मेरी वीडियो देखी, पर वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया। उसके बाद वो बच्चा कभी मिला ही नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर केस स्टडी विद मी। आज मेरे पास एक और सीरियल किलर की स्टोरी है। ये मेरी इंडियन सीरियल किलर सीरीज़ का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने बात की थी ऑटो शंकर की। जिसने नहीं देखा, इस वीडियो के बाद वो वीडियो देख लेना। आज मैं जिस किलर की बात कर रहा हूँ उसका नाम है बियर मैन। अब वैसे तो इस केस का बियर से कोई लेना देना नहीं था, पर मीडिया ने उसका ये नाम रख दिया था। केस 2006 से 2007 के बीच का है। उस समय ये एक ऐसा क्राइम था जिसने मुंबई के सारे लोगों को घर से निकलने से रोक दिया था। लोग इतने डरे हुए थे कि रात 10 बजे तक चर्च गेट और मरीन ड्राइव की सारी सड़कें खाली हो जाती थी, क्योंकि लोगों को डर था अगर खाली नहीं किया तो बियरमैन आकर उनको मारेगा, उनको लूटेगा और उनके मरे हुए शरीर के साथ गंदी हरकतें करेगा। ये एक ऐसा भी केस था जिसमें मीडिया का बहुत ही नेगेटिव रोल रहा है। बेसिकली उस टाइम सारे मीडिया और न्यूज़पेपर वाले जो भी अफवाहें चलती थी उनको प्रिंट करके ऑफिशियल कर रहे थे। हर न्यूज़पेपर और मीडिया की अपनी अलग स्टोरी थी। चलो अब पूरी कहानी जान लेते हैं। बात 2006 की है। उस टाइम सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग न्यूज़ में एक थी कि शिवसेना बीजेपी से अलग हो रही है, दूसरी माधुरी दीक्षित बॉलीवुड में वापसी कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों का ध्यान इन चीज़ों में था और किसी ने ध्यान नहीं दिया कि न्यूज़पेपर के किसी कोने में एक और न्यूज़ लिखी हुई है कि मरीन लाइंस में फुट ओवर ब्रिज के पास एक डेड बॉडी मिली है। न्यूज़ 150 शब्दों से कम में लिखी गई थी, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं थी 15 मिलियन लोगों के बीच एक डेड बॉडी मिलना। पुलिस को इनिशियली देखकर लगा कि कोई होमलेस इंसान था जिसको किसी ने पीट पीट कर मार डाला। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद रिवील हुआ वो इंसान एक टैक्सी ड्राइवर विजय गौड़ था। पर इसके बाद ये केस और बाकी केसों की तरह ही स्लो हो गया। पर इस केस के 4 दिन बाद एक और डेड बॉडी मिली मुंबई हॉकी एसोसिएशन के पास मरीन ड्राइव में। फिर एक और बॉडी मिली 16 नवंबर को अलसाबा बिल्डिंग के पास NS रोड पे। पुलिस मर्डर्स को अभी तक इग्नोर कर रही थी, पर जब ये रेगुलरली होने लगा तो पुलिस को इन सारे केसेस की फाइल फिर से देखनी पड़ी। 14 दिसंबर को एक होमलेस इंसान की बॉडी मरीन लाइंस और चर्च गेट के सामने मिली। नवंबर 2006 से लेकर दिसंबर 2007 तक पुलिस को 7 और डेड बॉडीज़ मिली। सारी मरीन लाइंस और चर्च गेट स्टेशन के बीच मिली थी, कुछ किलोमीटर्स के रेडियस में। जितने भी विक्टिम्स थे उनकी मौत या तो चाकू मारकर की गई थी या तो किसी ऑब्जेक्ट से बार बार मार कर ली गई थी। उनकी डेड बॉडीज़ के नीचे के कपड़े गायब थे, जिसने सजेस्ट किया सेक्सुअल असॉल्ट, जो कि बहुत अजीब बात है क्योंकि नॉर्मली ऐसे क्राइम लड़कों के साथ नहीं होते। जब इसके बारे में मीडिया को पता चला तो उन्होंने पुलिस की रिपोर्ट में बियर कैन के बारे में पढ़ा, जो कि विक्टिम्स के पास मिला था, और इसी से उसका नाम रख दिया गया बियर मैन। पर सच ये है कि 7 में से बस 2 बॉडीज़ के पास बियर कैन मिला था। इसके बाद भी कहानी ये बनाई गई कि एक सीरियल किलर है जो कि लोगों को मारकर उनको लूट लेता है और बस बियर कैन छोड़कर चला जाता है, जबकि बहुत सारे गरीब लोग बियर कैन पानी स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। विजय गौड़ को छोड़कर और कोई भी विक्टिम आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, क्योंकि वो सब होमलेस लोग थे जिनके पास कोई आईडी नहीं थी। फॉरेंसिक एग्जामिनेशन ने रिवील किया उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था। इससे पहली थ्योरी बनी कि बियरमैन होमोसेक्सुअल था। अब हर टीवी चैनल, न्यूज़पेपर और मैगजीन विक्टिम्स की डेड बॉडी की बहुत ही ग्राफिक इमेजेस दिखाना स्टार्ट किया और अपनी तरफ से बनाई गई डिटेल्स और अपनी इन्वेस्टिगेशन बताने लगे। सबसे पहले विक्टिम्स का नंबर 7 या 8 था, डिपेंडिंग ऑन अब जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। एक न्यूज़पेपर ने बियरमैन के बारे में लिखा कि वो एक शातिर हत्यारा है जिसको बस 2 चीज़ें पसंद हैं, बियर पीना और लोगों को मारना। एक न्यूज़पेपर ने कहा बियरमैन एक पैसे वाला आदमी था। अब ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो बियर पीता था। किसी न्यूज़पेपर ने कहा उसके पास एक कार थी जिसमें घूम के वो अपने विक्टिम्स को ढूंढता था। एक न्यूज़पेपर ने अजम्पशन लगाया कि उसकी एज 30 से 35 साल के बीच है और वो बहुत ताकतवर है क्योंकि वो अकेले अपने विक्टिम्स का मर्डर कर रहा था।
किसी ने कहा क्योंकि वो साउथ मुंबई के सारे गुप्त रास्ते जानता था, वो यहीं का रहने वाला था। एक न्यूज़पेपर ने सेक्सुअल असॉल्ट वाली चीज़ को देखकर ये कहा कि वो गे लोगों को ही टारगेट करता था। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो वो लोगों के पास जाता था, उनसे पूछता था कि क्या तुम गे हो, और हाँ बोलने पर मार देता था, या फिर वो लोगों पर नज़र रखता था और जैसे ही उसको पता चलता था वो इंसान गे है, उसको मार देता था। एक तरफ मीडिया की तरफ से ये चल रहा था, दूसरी तरफ पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। उनको पता ही नहीं था शुरू कहाँ से करा जाए। पर यह सब चेंज हुआ जब पुलिस को बियरमैन का एक हैंड रिटन नोट मिला। साउथ रीजन के एडिशनल पुलिस कमिश्नर डी कनाकरात्नम ने कहा, जो नोट हमें मिला है वो बिल्कुल ही सेंसलेस है और सारे सेंटेंसेस एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड हैं, जो कि ये बताता है उस किलर का दिमाग सही हालत में नहीं है। उन्होंने वो नोट कभी रिवील नहीं किया क्योंकि वो अपने सामने मीडिया द्वारा केस का सर्कस बनते देख रहे थे। बस एक ही लाइन रिवील की गई, वेलकम टू द क्लैन। पुलिस ने पता नहीं क्यों इससे ये कंक्लूड कर दिया कि किलर होमोसेक्सुअल है। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर अरूप पाटनिक ने कहा, वो सीरियल किलर बहुत स्मार्ट है और कभी कोई क्लू नहीं छोड़ता। हमें अभी तक कोई चाकू नहीं मिला है और वो विक्टिम्स के सारे सामान चोरी कर ले जाता है। पुलिस ने एक 90 लोगों की टास्क फोर्स तैयार की और अब तक 55 लोगों से क्वेश्चन कर चुकी थी, पर पुलिस की ये सारी मेहनत अब तक बेकार गई थी। फाइनली पुलिस ने जब मैप पे जगह लोकेट करनी स्टार्ट करी तो उनको एक पैटर्न मिला। पहली चीज़ ये थी कि वो एक एरिया में 3 लोगों को मारने के बाद एरिया चेंज कर लेता था। दूसरी, उसने 10 में से 8 लोगों को थर्सडे को मारा था। पुलिस ने लोगों को ग्रांट रोड और चन्नी रोड पर रात को निकलने से मना कर दिया। इसके बाद पुलिस को तुरंत ही ब्रेक थ्रू मिला। मरीन लाइंस के टॉयलेट के अंदर जहां लास्ट विक्टिम मिला था, पुलिस के स्निफर डॉग्स को एक ग्रे टी शर्ट मिली। बाद में पुलिस को पता चला ये टी शर्ट दशरथ राणा गैंग मेंबर रविंद्र कंथरोले की है। 22 जनवरी 2007 को स्निफर डॉग्स ने फाइनली शर्ट के ओनर को ढूंढ लिया। पुलिस जब उसको पकड़ने गई तो पुलिस उसको देखकर हैरान हो गई। उसने खुद को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया था और उसने अपना नाम रविंद्र कंथरोले से बदलकर अब्दुल रहीम रख लिया था। अगले दिन सारे अखबारों में उसकी फ़ोटो थी। मीडिया और पब्लिक ने उसको पहले ही फांसी की सज़ा सुना दी थी। इसके बाद सारे मुंबई ने चैन की सांस ली। सब कुछ पहले जैसा हो गया। लोग रात को भी अपने घरों से निकलने लगे। पर आपको अगर लगा कि ये एंड है तो ऐसा नहीं था। सबसे पहले ये जान लेते हैं रविंद्र कंथरोले कौन है। कंथरोले एक धोबी के घर में पैदा हुआ था। उसकी फैमिली धोबी ताला में इलीगली रह रही थी। उसने 5th क्लास तक पढ़ाई की थी। उसकी पुलिस स्टेशन में सबसे पहली विज़िट 16 साल की उम्र में ही हुई थी। उसको आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था अपने पापा को बेल करवाने के लिए, जिन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने चर्च में से एक स्टैचू के गहने चुराने की कोशिश की है। उसने ये क्लेम करा कि उसके पापा ने ये नहीं किया, किसी ने उनको फंसाया है। बाद में पुलिस ने चेक करा तो वो इलीगली रह रहे थे और पुलिस ने उनके घर को गिरा दिया। उसके पापा अपनी माँ के घर रहने चले गए और उसको अंकल के घर पर रहने भेज दिया। कंथरोले को हमेशा से ही सड़कों पर रहना पसंद था। उसको पुणे पसंद नहीं आ रहा था और उसको पुणे पसंद नहीं आने का एक और कारण था कि उसके अंकल उसको हमेशा टॉन्ट करते रहते थे उसके पापा की हरकतों की वजह से। उसके अंकल उसके पापा की गैम्बलिंग की आदत के बारे में बार बार बोलते रहते थे और कहते थे, देखो तो कैसा बाप है। अपने बेटे को अंकल के घर पर रहने को भेज दिया। कंथरोले ने एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू में कहा कि मैं किसी के घर में गुलाम बनकर रहने की जगह सड़कों पर रहकर वहाँ का राजा बनना पसंद करूँगा। उसने अपना घर छोड़ दिया और दशरथ राणा गैंग को ज्वाइन कर लिया। उसका काम था जो भी लोग अपनी दुकान में इलीगली दारू बेच रहे होते थे उनसे हफ्ता वसूली करना। वो अंडरवर्ल्ड में रहता था तो बहुत कॉमन है उसको ड्रग्स की आदत लग गई, या ये कहना चाहिए ड्रग्स ने उसको ढूंढ लिया। पुलिस उसको कई बार अपनी गाड़ी में उठाकर ले जाती थी। आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन उसका दूसरा घर जैसा था और जब वो वहाँ नहीं होता था तो वो कोठों में जाता था। और ऐसे ही एक दिन उसको वहाँ पे एक अंजलि नाम की लड़की मिली जिससे उसको प्यार हो गया। कंथरोले उसको वहाँ से ले जाना चाहता था
पर इसके लिए उससे 20,000 रुपये मांगे गए, जो कि उसने बहुत ही मुश्किल से जमा कर दे दिए और अंजलि को वहाँ से छुड़ाकर अपने साथ ले आया। उसने अंजलि से शादी करी और एक छोटा सा घर रेंट पर लेकर रहने लगा। कुछ टाइम बाद उनकी एक बेटी दीपा भी हुई। अब तक कंट्रोले की कहानी सुन के ऐसा नहीं लग रहा होगा कि एक सीरियल किलर की कहानी है, पर आपको आगे सुनना पड़ेगा। कंट्रोले को इतनी समझ नहीं थी कि उसकी शादी हो चुकी है और एक बेटी भी है। उसका जेल जाने का सिलसिला चलता रहा। आर्थर रोड जेल में उसको एक मुस्लिम आदमी मिला, जिससे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया। वो इतना इन्फ्लुएंस हो चुका था कि जेल से निकलते ही वो गरीब नवाज दरगाह गया अजमेर में और ख़ुद को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया। उसने अपना नाम अब्दुल रहीम चूज़ किया। उसने गैंग छोड़ दी और रास्ते पर ही एक वड़ा पाव की दुकान खोल दी। अब वो पहले गैंग मेंबर था और ज़िंदगी भर सड़कों पर ही रहा था, तो उसको एक जॉब मिली पुलिस का इन्फॉर्मेंट बनने की। वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया करता था। उसकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके पुलिस ने बहुत सारे सक्सेसफुल अरेस्ट किए, रेड्स की और चीज़ों की रिकवरी की। पर उसके अरेस्ट के बाद भी उसने क्लेम किया कि पुलिस ने उसको जो इनाम प्रॉमिस किया था वो कभी नहीं दिया। पर इसके बारे में बाद में बात करेंगे। रहीम बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया अपने अरेस्ट से। एक रिपोर्ट में लिखा था कि वो शर्ट में खून के धब्बे और हाथ में एक चाकू के साथ अरेस्ट हुआ था। तो पहली बात तो वो जहाँ रहता था उस जगह पर रोज़ हज़ारों कपड़े धुलते थे, तो उसके लिए ये बहुत ही आसान होगा उस शर्ट को फेंक कर एक नई शर्ट जुड़ा लेना। और दूसरी बात, वो मर्डर्स रात को करता था, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वो पूरे दिन भर खून वाली शर्ट पहने हुए होता और कोई नोटिस ही नहीं करता और कोई इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं करता। और रहीम को खुद पुलिस ने बहुत ही चालाक अपराधी बताया था, तो वो ऐसा क्यों करेगा जिससे उसके ऊपर ही शक हो जाए पुलिस को। अपने अरेस्ट के कई सालों बाद रहीम से पूछा गया तो उसने कहा, मेरे को हमेशा ही टारगेट किया जाता है मेरे लंबे बाल, दाढ़ी और रिलीजन की वजह से। जब पुलिस उसको इंट्रोगेट कर रही थी तो उसने कहा कि सर, मैंने इलीगल चीज़ें करना छोड़ दिया है, मुझे मर्डर्स के बारे में कुछ नहीं पता। मेरे पास एक वाइफ है और एक बच्ची है और हम मरीन लाइंस में रहते हैं। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद मैंने सारे इलीगल काम करना छोड़ दिए हैं। पुलिस के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। पुलिस के सामने आकर हर गुनहगार यही कहता है कि वो बेकसूर है। पुलिस वाले ने उससे पूछा, और माँ की कसम नहीं खाएगा? पुलिस को पता था रहीम कितना भी बोल ले, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ा एविडेंस है जो कि सब कुछ प्रूव कर देगा। वो है उसका हैंड रिटन नोट। पुलिस ने हैंड राइटिंग देखा और वो मैच हो रही थी। पुलिस ने फिर ये पॉइंट आउट किया कि उन्होंने उसको एक चाकू के साथ अरेस्ट किया था, जो कि कुछ भी प्रूव नहीं करता, क्योंकि अगर किसी के हाथ में चाकू है तो ज़रूरी नहीं है उसने मर्डर किया हो। पुलिस को ये केस सॉल्व करने में देरी हो गई थी, तो पुलिस अब कैसे भी करके जल्दी से केस सॉल्व करना चाह रही थी। रहीम को बेंगलोर भेजा गया नार्को टेस्ट के लिए। नार्को टेस्ट के बाद पुलिस ने कंफर्म किया कि रहीम ने कन्फेस कर दिया है क्राइम्स का। पुलिस ने बियर एंगल्स को भी कंफर्म कर लिया था। वो विक्टिम्स को मारने से पहले बियर पिलाता था, पर उसने सेक्सुअल असॉल्ट को डिनाई कर दिया। उसने कहा, ये मेरे रिलीजन के ख़िलाफ़ है। इस चीज़ ने इस केस को बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया। पुलिस ने बियरमैन को पकड़ लिया, लेकिन अब शायद पुलिस को एक दूसरे गे सीरियल किलर को ढूंढना था, जो कि बियरमैन को फॉलो करता था और बियरमैन के मर्डर करने के बाद वो आकर डेड बॉडीज़ के साथ गलत हरकतें करता था। पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, इसलिए पुलिस खुद से नैरेटिव्स बनाने लगी। पुलिस ने सारे लूपहोल्स का कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन देने लगी और ये कंक्लूड करने लगी कि रहीम ही बियरमैन है। कोर्ट में पॉलीग्राफी, नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट के कोर्ट में एविडेंसेस यूज़ नहीं कर सकते। मीडिया के द्वारा एक बात बहुत फेमस हो रही थी कि रहीम ने कहा उसको खून देखना बहुत पसंद है, जबकि बेंगलोर के सोर्सेज ने ये कंफर्म किया कि ऐसा उसने कुछ भी नहीं कहा था। जैसा पहले लगा था, रहीम होमोसेक्सुअल नहीं था, वो तो होमोसेक्सुअल्स को हेट करता था। वो ऐसी चीज़ों को पाप मानता था। पुलिस ने ये नैरेटिव बनाया कि उसको लगता था कि ये एक पाप है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो ऐसे लोगों को जान से मार देगा। जबकि पुलिस को ये पता लगाना चाहिए था कि अगर रहीम ने नहीं किया तो डेड बॉडीज़ के साथ ऐसी हरकत करी किसने।
एक रिपोर्ट में लिखा था कि उसने 45 लोगों को मारा है और उनकी बॉडीज़ को नदी में फेंक दिया। एक स्पेकुलेशन ये भी थी कि रहीम ने उनको गे होने की वजह से नहीं मारा, उसने इसलिए मारा ताकि वो उनका खून लेकर मरीन लाइन्स के पास एक तांत्रिक को दे सके, जिससे वो काला जादू करे। ऐसा लग रहा था कि ये कहानियाँ कोई हॉरर मूवीज़ का राइटर लिख रहा हो। मार्च 2007 को 2 और बॉडीज़ मिली जहाँ पर बियरमैन लोगों को मर्डर किया करता था, पर रहीम जेल में था, तो उसका ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं था। ये एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट था, क्योंकि अगर रहीम ने नहीं मारा, तो फिर किसने मारा? पहली पॉसिबिलिटी ये थी कि रहीम बियरमैन नहीं था। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि कोई रहीम से इन्फ्लुएंस होकर ये सब कर रहा था। तीसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि रहीम किसी गैंग में था जो कि ये सब किलिंग्स करते थे, तो जब वो जेल चला गया तो उसके बाकी मेंबर ये किलिंग्स करने लगे। पुलिस बहुत डेस्परेट थी अपने इतने हार्ड वर्क लगाने के बाद जो नैरेटिव बनाया था उसको बनाए रखने में। उन्होंने इसके लिए ये कहा कि रहीम बस अपने बॉस का एक साथी था जो कि उनकी एब्सेंस में ये सब मर्डर्स कर रहा था। अंजलि आर्थर रोड जेल में रहीम से मिलने आई। उसने रहीम को बहुत ही बुरी हालत में देखा। वो बहुत थका हुआ था, खुद को स्क्रैच कर रहा था और उसे बदबू आ रही थी। ये देखकर अंजलि रोने लगी कि जिस इंसान ने उसको नर्क से निकाला था आज खुद नर्क में है। अंजलि ने पूछा, ये लोग क्या कह रहे हैं? इस पर रहीम ने कहा, मैं लॉयर से बात करूँगा, कोई तो रास्ता होगा। अब तो बस यही लग रहा है कि ये लोग यहाँ से मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने अंजलि से कहा, दीपा को लेकर मुंबई से चले जाओ, नहीं तो मीडिया तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बना देगा। अंजलि ने उसकी बात मान ली और मध्य प्रदेश के एक गाँव में चली गई और वो आज के समय में भी वहीं रहती है। कुंजाराम वो लॉयर था जो कि रहीम की तरफ से लड़ रहा था। कुंजाराम ने कहा कि रहीम बिल्कुल इनोसेंट है, वो उस टाइम मर्डर वाली जगह के आसपास भी नहीं था, पर कोर्ट के हिसाब से हैंडराइटिंग मैच हुई थी, उसके पुराने रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं थे, वो एक ड्रग एडिक्ट भी था। पुलिस ने 3 मर्डर्स के लिए चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें से एक के लिए उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना दी गई। उसने सारी होप छोड़ दी बाहर निकलने की। सारे मुंबई ने चैन की सांस ली। फाइनली बियरमैन पकड़ा जा चुका था, पर कुंजाराम कन्विंस था कि रहीम इनोसेंट है। उसको लगा कि वो एक इनोसेंट आदमी को सज़ा काटने के लिए नहीं छोड़ सकता। उसने फिर अपील की और केस हाई कोर्ट मूव हो गया। उसने कोर्ट में सब कुछ जो पुलिस ने कहा था उसको चैलेंज किया। जितने भी विटनेसेस थे, जो भी एविडेंसेस थे, उनको क्वेश्चन किया। उसने नार्को टेस्ट को क्वेश्चन किया। फिर सारी बेकार की बातें जो हो रही थी उसके किसी तांत्रिक के साथ मिले होने की, उसको क्वेश्चन किया। फाइनली सितंबर 2009 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने रहीम के ऊपर से सारे चार्जेस हटा दिए और वो फ्री हो गया। रीज़न ये था कि जो फैक्ट्स पुलिस ने और मीडिया ने शेयर किए थे वो प्रूफ नहीं हो सकते थे। अब रहीम फ्री तो हो गया था, पर जो भी पुलिस ने और मीडिया ने किया था उसकी वजह से बियरमैन का टैग उसके ऊपर से कभी नहीं निकल पाया। पुलिस वालों ने उसको छोड़ने से पहले कहा था कि कोर्ट को लगता है कि तुम इनोसेंट हो, पर हमारे लिए तुम ही बियरमैन रहोगे। वो जब भी लोगों के बीच में जाता तो लोग उससे दूर भागने लगते थे। उसने एक इंटरव्यू में कहा, किसी को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इनोसेंट प्रूव हो चुका हूँ। उसने अपने बाल काट दिए, दाढ़ी शेव करवा ली और अपना लुक बिल्कुल ही बदल दिया। रहीम बहुत डेस्परेट हो गया था अपने पास को पीछे छोड़ने के लिए। वो मरीन लाइन्स में ही रेंट पर रहने लगा। उसने अपने दोस्त के साथ एक छोटा सा स्टॉल स्टार्ट किया, पर पास्ट उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। अगर उस एरिया में कोई भी क्राइम होता था, चाहे वो चोरी हो या मर्डर हो, पुलिस रहीम को उठाकर ले जाती थी पूछताछ करने के लिए। रहीम ने एक इंटरव्यू में बताया कि चाहे कोर्ट ने मुझे इनोसेंट प्रूफ कर दिया हो, पर पुलिस के लिए मैं तो एक सीरियल किलर ही रहूँगा जो कि बचकर निकल गया। और पुलिस जो उसके साथ ट्रीटमेंट कर रही थी, उससे तो यही लगता था कि पुलिस ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि रहीम बचकर कैसे निकल गया, और जो ह्यूमिलिएशन पुलिस को फेस करनी पड़ी थी इस केस की वजह से। मई 2012 में पुलिस को 3 लड़कियों की बॉडी मिली। विक्टिम्स का रेप हुआ था। 2 लड़कियों की पत्थर मार मार कर जान ली गई थी। एक के हाथ पैर बांधकर नदी में फेंक दिया गया था। पुलिस ने बस सस्पिशन के बेसिस पर रहीम को पकड़कर उसका डीएनए टेस्ट करवा दिया। टेस्ट नेगेटिव आया, पर डैमेज हो चुका था।
सारे न्यूज़पेपर और मीडिया की फ्रंट पेज की हेडलाइंस में लिखा था कि जो 3 लड़कियों का रेप हुआ है उसमें बियरमैन मेन सस्पेक्ट है। कुंजाराम को ये सुनकर बहुत बुरा लगा कि ऐसा केस जिसका रहीम से कोई लेना देना नहीं था, उसको पुलिस ने उठाया और डीएनए टेस्ट करवाने के लिए फोर्स किया। कुंजाराम को लगा कि ये ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन है। रहीम को सारे चार्जेस से क्लियर कर दिया गया, पर अब तक उसकी इमेज में एक और दाग लग चुका था। यही इस कहानी का अंत है। आज की डेट तक केस अनसॉल्व्ड है। एंड में यही बोल सकते हैं, या तो एक सीरियल किलर क्राइम करके भाग गया और एक इनोसेंट आदमी को फंसा दिया गया, या तो रहीम ही सीरियल किलर है जिसको हमारे जुडिशियल सिस्टम ने सज़ा से बचा लिया। दोनों ही केसेस बहुत सैड हैं। आपको क्या लगता है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।